Hello, hello, hello. A very, very good evening to all of you. Good evening, बच्चों. Good evening. Am I clearly audible and visible? आज हम लोग रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करने वाले हैं. नेक्स्ट के 4 दिनों में हम लोग रे ऑप्टिक्स को निपटाएंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स को निपटाएंगे, फिर एक क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निपटाएंगे. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन ऑप्टिक्स के बाद निपटाने वाले हैं. सो आई एम होपिंग एवरीवन इज रेडी. जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि तुम लोगों को क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं नवंबर के मंथ में, बिकॉज हम लोगों को सिलेबस डिटेलिंग में कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ द नवंबर. नोट्स बनाओगे तो वही डबल द टाइम लगेगा कि जो हम लोग रे ऑप्टिक्स 2-2 घंटे की क्लासेस में हम लोग 8 क्लासेस में कंप्लीट करते, बिना नोट मेकिंग के हम लोग 4 क्लासेस में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो अब जो नेक्स्ट की हमारी 4 क्लासेस हैं, अपन रे ऑप्टिक्स करने वाले. इससे जो हम लोगों ने पिछले आई बिलीव 3-4 दिनों में जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तुम लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा डीपीपी वगैरह सॉल्व करने का, है ना. तो इट इज मतलब ये जो नवंबर का सेकेंड हाफ है, इट इज नॉट एज टफ एज वी वुड हैव थॉट. आराम से डीपीपीज वगैरह सॉल्व करना, रे ऑप्टिक्स की डीपीपी निपटाना, फिर वेव ऑप्टिक्स की भी 2 क्लासेस लग जाएंगी, वो करना, फिर बाद में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर चलेंगे. ठीक है जी. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फिर बच्चों हम लोग हमारी आज की क्लास को. जिन बच्चों को लिखते लिखते समझ आता है, तुम रिकॉर्डिंग देख लिया करो और फिर बाद में लिखते लिखते सॉल्व कर लिया करो. मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम लोग इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे दिस विदाउट बीइंग अनकाइंड, बट जो भी तुम लोग मुझे प्रॉब्लम्स बताते हो ना, यू हैव द सोल्यूशन टू इट. बट तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सोल्यूशन चाहते हो लाइव क्लासेस की वाया ही, है ना. अगर मान लो तुम लोगों को ये है कि हम लोग तो नोट मेकिंग के साथ चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डिंग देखो, साथ साथ में नोट मेकिंग करो, साथ साथ में करो. अगर तुम्हें लगता है कि हम लोगों को डीपीपी सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर बाद में एक चैप्टर स्किप करो, तुम डीपीपी सॉल्विंग के ऊपर टाइम दो, और ये जो 10 दिन का तुम्हें बफर मिलेगा जिसमें क्लासेस नहीं होंगी, उसके मतलब वो तुम एक्सटेंड कर सकते हो ना अपना सिलेबस कवरेज. तो लेकिन जिस तरीके से क्लासेस चलेगी वो तन्वी आपके हिसाब से नहीं डिपेंड करेगा. जो जो हम लोगों ने सोचा था हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग चलेंगे और नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो आई बिलीव हम लोगों ने डिसाइड किया था जब हम लोगों ने सिलेबस कवरेज शुरू की थी, है ना. तो जो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन पर्सनली निकालो और क्लासेस को बहुत अच्छे से कंडक्ट होने दो जैसे हमारी होती हुई आई है. कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये देखो, और देखो एक और काम तुम लोग कर सकते हो. जैसे ना काफी बच्चे क्या करते हैं कि बिफोर आई बिगिन विद द क्लास, काफी बच्चे क्या करते हैं कि उनको मान लो कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देते हैं, तो मैं उनको उनकी पर्सनल प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दे देती हूँ. सो दैट कैन हैपन. तो अगर तुम लोगों को लगता है कि हम लोगों को कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें पर्सनली आ रही है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज दो, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन बता दूंगी. लेकिन ये मत सोचो कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जितने भी बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके मतलब वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल पूरी क्लास के ऊपर नहीं है. ओके, शुरू करें. ना ना राठौड़ तुम्हें नहीं कह रही, वो एक दूसरी बच्ची है, उसके काफी मुझे कमेंट्स दिखते हैं हर क्लास में कंप्लेन करते हुए, तो मैंने सोचा कि आज एक बार इस बच्ची को, है ना, थोड़ा सा गाइड कर ही दूं, इससे पहले थोड़ी सी और बहके, है ना, एंड शी गोज टूवर्ड्स द डार्क एंड. चलिए आ जाइए, शुरू करते हुए फिर बच्चों हम लोग हमारी आज की क्लास को. तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला है, नेक्स्ट के 6 दिन हमारे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने में जाएंगे, उसके बाद अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट करेंगे. तो एक तो अपन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आज की क्लास में जितना भी रिफ्लेक्शन और मिरर से एसोसिएटेड चीजें हैं उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. स्लाइड्स दिखा दो. हाँ जी, स्लाइड्स दिखा दो एक बार, बहुत प्यारी स्लाइड्स है. देखना चाहोगे, ये चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल है. ठीक है, स्लाइड्स दिखाती हूँ तुम्हें. और अगर तुम लोग मुझसे पहली बार रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ वो इससे बिल्कुल नहीं अफेक्ट होता तुमने पहले कहाँ से रे ऑप्टिक्स पढ़ा है. जो तुम लोग 4 दिनों में रे ऑप्टिक्स कर जाओगे ना, तुम लोगों ने ऐसा रे ऑप्टिक्स पहले कभी नहीं पढ़ा होगा. स्लाइड्स देखना, एक मिनट.
हर छोटी से छोटी चीज का डायग्राम है। अगर एनसीईआरटी की कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है तो मैंने ऐसे नहीं दी हुई, उसको उसके एसोसिएटेड मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर कोई छोटा सा डिराइव्ड फॉर्मूला भी है वो भी एज इट इज नहीं दिया हुआ, अपन उसको डिराइव करेंगे। फिर देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं और फिर बाद में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगी। ठीक है, 2 घंटे की क्लास है। आई एम होपिंग एवरीवन इज रेडी फॉर टुडेज क्लास, है ना? शुरू करते हैं अपन अपनी आज की क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम लोग उसके ऊपर इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो ऑब्वियसली बात है हम लोग अकम्प्लिश करते हैं अपनी क्लासेस में। तो सबसे पहले तो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन मैं इससे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने लगूं, मैं अगर तुम्हें इस चैप्टर के बारे में बताऊं ना, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइट किस तरीके से अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो वो उसको चीर के दूसरी साइड नहीं जा सकती, बाउंस बैक कर जाती है, जो हमारा आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सरफेस जो है अगर उसके ऊपर लाइट गिरे तो सारे के सारे लाइट बाउंस ना हो, ऐसा भी हो सकता है वो जो लाइट है दूसरे मीडियम में जा पाए, जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट की 2 क्लासेस रहेंगी फिर वो रिफ्रैक्शन के ऊपर रहेंगी, क्योंकि सबसे पहले अपन रिफ्रैक्शन को समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे, फिर रिफ्रैक्शन ड्यू टू वन प्लेन सरफेस देखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन ड्यू टू 2 प्लेन सरफेसेस देखेंगे जिसको रेक्टेंगुलर स्लैब बोला जाता है, फिर रिफ्रैक्शन ड्यू टू 1 कर्व्ड सरफेस देखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन ड्यू टू 2 कर्व्ड सरफेसेस देखेंगे जिसको लेंस बोला जाता है। उसके बाद फिर बाद में रिफ्रैक्शन कंटिन्यू होगा जब हम लोग रिफ्रैक्शन ड्यू टू द प्रिज्म करेंगे, लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और हमारा जो चैप्टर है वो खत्म। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ऑप्टिक्स नहीं समझ आती बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ, अगर मेरे से पहली बार ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, गेट रेडी फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रे ऑप्टिक्स लाइक दिस। बहुत कम फॉर्मूलाज है यहाँ पर याद रखने वाले, जो है वो मैं तुम लोगों को अब बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में रिफ्लेक्शन को ही निपटाने वाले। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर एक सरफेस के ऊपर लाइट गिरे और वो इस तरीके से बाउंस बैक करके चली जाए, तो ये जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। 10th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन थोड़ा सा यहाँ पर बात कर सकते हैं सिंस तुम्हारे सिलेबस में। तो कोई भी सरफेस जो रिफ्लेक्ट करवाए उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है ना? तो मान लो अगर इसके ऊपर इस तरीके से एक लाइट रे गिर रही है, तो जो लाइट रे गिर रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट रे फिर बाद में ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्शन होगा इसका, और फिर ये इस तरीके से बाउंस बैक करके जाएगी। तो जब ये बाउंस बैक करके जाती है ना, तो इस रे को अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब ब्लर तो नहीं है? एक बार जरा सा देखिए, ब्लर तो नहीं है? एक बार ये कंफर्म कर दो, क्योंकि बैक ऑफ द हेड मेरा ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, ओके। तो मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास ये जो लाइट है ना वो यहाँ पर आके गिरती है, तो ये वाले पॉइंट को ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और मैं कभी भी अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाले पॉइंट के ऊपर अगर इस तरीके से एक लाइन बनाऊं जो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर हो, तो इसको नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। नॉर्मल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, एक ऐसी लाइन जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर हो। तो जो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये 10th क्लास की नॉलेज है, फिर भी अपन यहाँ पर आराम से डिस्कस करते हैं। आई एम होपिंग तुम लोगों को बच्चों ये पता है कि जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 2 लॉज है। सबसे पहला लॉ तो ये है कि जितने भी एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे गिरी है ना, उतने ही एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। कि मान लो अगर ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये 30 डिग्री एंगल पे गिरी है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे जैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना, बिल्कुल सेम एंगल बना के जाएगी 30 डिग्री का। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, और ये बड़ा जेन्युइन सा है, कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, देखो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? द सेकंड पॉइंट इज कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, ध्यान दीजिएगा,
जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और बच्चों जो हमारा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? 10th क्लास की नॉलेज है, आपने 10th क्लास में भी किया था ये, है ना? अब तुम देखो 3 घंटे की क्लास नहीं 2 घंटे की क्लास है, बट निकिता फोकस, क्या कर रहे हो ये, मतलब ब्लॉक हो जाओगे, मैं सही बता रही हूँ। अगर टॉपिक से अनरिलेटेड रे ऑप्टिक्स में तो मत जाओ। रे ऑप्टिक्स तो एक ऐसा चैप्टर है पूरी की पूरी क्लास 12th फिजिक्स का, जहां पर बोला जा सकता है कि बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है ना? 2 घंटे की क्लासेस है, लेकिन फोकस कीजिए यहाँ पर अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो बिकॉज ये डिटेल क्लासेस है तो मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर देखना, मैंने तुम्हें 3 सिचुएशंस दे दिए। अब तीनों सिचुएशन में तुम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। पहले वाले केस में बताओ, केस 1 में क्या है? दिस इज केस 1। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? वेरी गुड, है ना? कि कोई भी एंगल दिखे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, तो ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब अगर मान लो बच्चों में केस 2 के ऊपर जाऊं, तो केस 2 के अंदर बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन? शून्य। वेरी गुड। कि तुम देखो कि हमारी जो इंसिडेंट रे है ना, हमारी जो इंसिडेंट रे है वो ये वाले पॉइंट के ऊपर गिर रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो मैं देख पा रही हूँ मेरी इंसिडेंट रे में और इस नॉर्मल में कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया शून्य। तो ऑब्वियस सी बात है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हो गया शून्य। और अगर मान लो बच्चों में केस 3 के ऊपर जाऊं, तो फिर बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वेरी गुड। कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हमारी जो लाइट रे है, मान लो फॉर एग्जांपल वो वैसे तो ये हमारी सरफेस को टकरा ही नहीं रही है, सरफेस के अलोंग जा रही है, तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर बोला जाए कि इस केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो तुम देख पा रहे हो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उस तरीके से देखें तो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है 90 डिग्री, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 90 डिग्री। ये हमारा पहला टॉपिक जो हम लोगों ने क्लास 10th में भी किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड हमारी आगे पूरी की पूरी क्लास है। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि अगर कभी भी लाइट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरे तो लाइट कैसे बिहेव करती है ना? तो अपन एक बार ऐसा करते हैं, इन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। तुम्हारे सिलेबस में 3 तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। एक तो आ गया प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि हमारा प्लेन मिरर हो जाता है, जहां पर ये हगी मारू के बाल बने हुए हैं। मतलब अगर मान लो एक सरफेस है तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, जहां पर ये बाल बने होंगे ना वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, उसकी दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग है। मतलब तुम यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो एक तो 3 तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस तुम्हारे सिलेबस में है। एक तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको अपन प्लेन मिरर बोल देते हैं, और फिर बाद में आ जाते हैं प्लेन मिरर के अलावा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर्स हैं जो एक स्फीयर से डिराइव होते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना, लेट अस अज्यूम मेरे पास ना एक इस तरीके से एक स्फेरिकल मिरर था, हगी मारू के बाल अंदर है, इसका मतलब जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाली है, ठीक है? तो मैंने ना मान लो ये वाला सेक्शन निकाल लिया, तो तुम समझ रहे हो कि स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स हैं जो एक स्फीयर से डिराइव होते हैं। तो अगर मान लो ये जो बल्ज वाली जो साइड है अगर वो रिफ्लेक्टिंग है, तो उस तरीके के स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। और ये जो केव वाली साइड है अगर वो रिफ्लेक्टिंग है, तो इस तरीके के स्फेरिकल मिरर को कॉनकेव मिरर बोला जाता है। और इन्हीं 3 मिरर्स के बारे में बार बार डिस्कशन होगा, डिटेलिंग में डिस्कशन होगा, रिपीटेडली डिस्कशन होगा इन 3 तरीके के मिरर्स के बारे में। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर मान लो मैं उन टर्मिनोलॉजीज को भी क्लियर करूं तो
कि लेट अस अज्यूम मेरे पास इस तरीके से ये एक स्फीयर है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और इसमें से मैंने ये वाला सेक्शन निकाल लिया, ये वाला सेक्शन निकाल लिया, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैंने, एक तो ये मिरर कौन सा बन गया बताना, व्हाट मिरर इज दिस, जिसके अंदर जो बल्ज वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, कौन सा मिरर हो गया? वेरी गुड, जिसमें बल्ज वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो वो कॉन्वेक्स होता है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर को मैंने इस तरीके से निकाला। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती कि भैया ये जो मेरे पास मिरर है दिस इज द बॉडी ऑफ द मिरर? कैन आई से बच्चों दिस इज द बॉडी ऑफ द मिरर? बॉडी ऑफ द मिरर को अपर्चर ऑफ द मिरर बोला जाता है। मैं टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रही हूँ, जो टर्मिनोलॉजीज आगे हमारे इस चैप्टर के अंदर और आज की क्लास के अंदर आएगी। तो ये जो बॉडी ऑफ द मिरर है ना, अब तुम सोचो अगर अपन नोट मेकिंग कर रहे होते तो कौन सी स्लाइड के ऊपर होते? तो ये जो बॉडी ऑफ द मिरर है इसको अपर्चर ऑफ द मिरर बोला जाता है, अपर्चर ऑफ द मिरर बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। तो मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि ये जो मेरे पास मिरर है, ये चीज तो तय है कि ये हमारा मिरर ना ये वाले स्फीयर से आया है जिसका सेंटर यहां पर है, कि ये जो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है वो एक ऐसे स्फीयर से आया है जिसका सेंटर यहां पर होता, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया है। व्हाट इज कैपिटल सी? कैपिटल सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मान लो मुझे इसको वर्ड्स में डिफाइन करना हो, देन आई कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर हैज बीन डिराइव्ड। और अगर मान लो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमारे मिरर के सेंटर से जोड़ दूं, तुम समझ रहे हो कि ये जो मेरे पास बॉडी ऑफ द मिरर है ना, इसका एक सेंटर होगा ना, उस सेंटर को पोल बोला जाता है। तो अगर मान लो मैं एक ऐसी लाइन बना दूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को इस तरीके से ज्वाइन करे, उस एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और बिल्कुल पोल के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक और पॉइंट होगा जिसको बोला जाएगा फोकस, फोकस ऑफ द मिरर। कैपिटल एफ इज व्हाट? कैपिटल एफ इज द फोकस ऑफ द मिरर। दोबारा से मैं रिपीट करती हूं, बॉडी ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ मिरर इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर from which the spherical mirror has been derived is known as the center of curvature. If we draw a line joining the center of curvature with the pole of the mirror, this axis is known as the principal axis, and the central point between or the midpoint between the pole of the mirror and the center of curvature of the mirror is known as the focus of the mirror. अब अगर मान लो, देखना अब मैं एक और चीज बताती हूँ, अगर मान लो मैं पोल से लेके फोकस तक की लेंथ को अगर मैं डिफाइन करूँ ना, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बार बार रिपीट होगा। अगर मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मान लो मैं पोल से लेके अगर फोकस तक जाऊं तो ये वाली लाइन को बोला जाता है फोकल लेंथ। आराम से समझो, कोई हड़बड़ी है ही नहीं, पूरी की पूरी सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो बार बार सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और रिपीट करेंगे। तो पोल से लेके फोकस तक जाऊं, ये वाली लेंथ को बच्चों फोकल लेंथ बोला जाता है। और उसी तरीके से मान लो अगर मैं पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाऊं तो ये वाले डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। आर द टर्मिनोलॉजीज क्लियर? ये टर्मिनोलॉजीज बार बार रिपीट होंगी और सारी चीजें दिखाऊंगी तुम्हें, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज नहीं दूंगी। ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। फिर कुछ साइन कन्वेंशंस भी हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो देखो अपन कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं मिरर से एसोसिएटेड, कि हाँ भाई कि ये जो मिरर है एक स्फीयर से डिराइव हुआ है जिसके सेंटर को बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फलाना ढिमकाना, है ना। लेकिन आगे ना जब हम लोग इन मिरर्स की वजह से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे क्लास में हम लोग डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे।
तो कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो इन मिरर से एसोसिएटेड है, जिसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, कोई भी डिस्टेंस को अगर तुम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हो, कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना इस तरीके से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो तुम लोग देख पा रहे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल साइन कन्वेंशन से चलते हैं कि ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे नेगेटिव आ गया, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव आ गया, बिल्कुल ऐसे। तो कोई भी डिस्टेंस को अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हो तो उसको तुम लोग पॉजिटिव लोगे। कोई भी चीज को अगर तुम लोग, कोई भी डिस्टेंस को अगर तुम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हो तो तुम लोग उसको नेगेटिव लोगे। अब देखो, ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से के ऊपर और नीचे, एक तो ये वाले डिस्टेंसेस हो गए कि ऊपर पॉजिटिव लेना है, नीचे नेगेटिव लेना है। फिर ना बाद में अभी मिरर से एसोसिएटेड हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, जैसे फोकल लेंथ मेजर करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं, इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे ना, वो हमेशा हमारे मिरर से स्टार्ट होंगे, मिरर के पोल से स्टार्ट होंगे। तो तुम समझ रहे हो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये वाले मिरर की बात करूं, ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस मैं ऐसे मेजर कर रही हूँ वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जितने भी डिस्टेंसेस को मैं ऐसे मेजर कर रही हूँ उनको मैं नेगेटिव लूंगी। अगेन अगर मान लो मैं ये वाले स्फेरिकल मिरर की बात करूं तो जितने भी डिस्टेंसेस मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को ना हमेशा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लेंगे। तुम लोग देखो कि हगी मारू के बाल ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे बने हुए हैं, हगी मारू के बाल राइट हैंड साइड पे बने हुए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकलेंगी ना, तो बेसिकली साइन कन्वेंशन ये है कि आप जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे उनको पॉजिटिव लोगे, और जितने भी डिस्टेंसेस को मेजर करोगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे उसको नेगेटिव लोगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, या फिर मान लो इंसिडेंट रेज इस तरीके से आ रही हैं, जो कि हर सिनेरियो में होगा। मान लो इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, तो तुम समझ रहे हो कि तुम लोग अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस को मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर? पहले सारी तुम लोगों को ये नॉलेज दे रही हूँ बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर, और बिफोर वी बिगिन विद कि किस तरीके से जो मिरर्स हैं वो रिफ्लेक्शन वगैरह शो करते हैं, उससे पहले वाली पूरी की पूरी नॉलेज है, जिसके अंदर एक तो तुम्हारे पास टर्मिनोलॉजीज आ गई, फिर बाद में तुम्हारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस आ गए। अब ऐसा करते हैं, ये जितने भी थोड़ी बहुत हम लोगों ने नॉलेज गेन किया ना, उसके बेसिस के ऊपर जरा सा निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है तुम लोगों को याद तो रखना ही है, लेकिन अगर याद ना आए ना तो कंसेप्ट मैं तुम्हें बता देती हूँ कि किस तरीके से निकाला जाता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। So the question is, comment on the positive or negative nature of focal length of a concave and convex mirror। तो बच्चों अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है ना तो नहीं फंसोगे। जैसे सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए बनाऊं, तो कॉनकेव मिरर मेरे पास ये आ गया, मिरर बना तो छोटा सा। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो कॉनकेव मिरर है ये इस तरीके से स्फीयर से आ रहा है, डोंट माइंड माय डायग्राम। ये देखो, ये जो मेरे पास कॉनकेव मिरर है वो ये वाले अंडा बन गया, ये जो मेरे पास कॉनकेव मिरर है वो ये वाले स्फीयर से आया है, जिसका सेंटर यहां पर होगा, ठीक है, ये हमारे मिरर का सेंटर हो गया जिसको मैंने पोल बोल दिया। तो तुम देखो ना कि जब तुम मिरर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रहे हो, ये डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। बिल्कुल इनके बीच में ही तो फोकस लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं मिरर से लेके फोकस तक जाऊंगी जिसको फोकल लेंथ बोला जाता है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ गया। तो हर चीज को इस तरीके से देखेंगे, हर एक चीज को कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, रियल इमेज के लिए यू पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, मतलब क्या है इनका सबको डायग्रामेटिकली देखना है ताकि तुम्हें पता लगे बड़ा प्यारा चैप्टर है। तो मेरे पास आ गया कि भैया ये जो मेरे पास कॉनकेव मिरर है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फिर बच्चों बिल्कुल जिस तरीके से तुमने कॉनकेव मिरर के लिए सॉल्व किया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सॉल्व कर लो।
ये देखो, ये मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर जिसकी बल्ज वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है। अब मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स मिरर ये वाले स्फीयर से निकल रहा है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा और फोकस हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द मिरर ले लो जिसको पोल बोला जाता है, तो तुम खुद देखो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव। तुम खुद देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव। तो मैं देख पा रही हूँ कि कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ नेगेटिव होंगे और कॉन्वेक्स के मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होंगे। मिल गया प्रूफ? प्रूफ मिल गया। याद रखना, ना याद आए तो इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बना के तुम लोग आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारी मेमोरी के ऊपर आई एम काउंटिंग ऑन योर मेमोरी के तुम्हें याद रहे, बट आई एम ऑल्सो काउंटिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि जस्ट इन केस अगर तुम लोग भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास इतना कुछ है याद करने को, तो आंसर तक पहुंच पाओ तुम लोग। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अच्छा ये बताओ प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट से चलो एक प्लेन मिरर बना दो। मान लो ये मैंने इस तरीके से प्लेन मिरर बना दिया। ठीक है, तो अगर तुमसे इसका फोकल लेंथ पूछा हुआ है ना, या फिर अगर मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर वो पूछा हुआ है, तो तुम लोगों को तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कौन से स्फेरिकल मिरर से आ रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि यार प्लेन मिरर ना एक इतने बड़े सर्कल से डिराइव हो रहा है, ये देखना कि जो प्लेन मिरर है वो इतने बड़े सर्कल से या फिर इतने बड़े स्फेरिकल मिरर से डिराइव हो रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट आ गई। देखो, मान लो बच्चों ये इतना बड़ा सन है, सन कितना बड़ा है, और देखो तुम कितने छोटे हो। अगर तुम सन के बिल्कुल यहां पर खड़े हो, तुम्हें सन का कर्वेचर थोड़ी दिखेगा, बहुत बड़ा है सन। अगर तुम सन के साइड में जाके खड़े हो गई तो ये तुम्हें बल्ज थोड़ी दिख रहा है कि हाँ ये देखो कैसे ऐसे गया, ये देखो कैसे ऐसे गया। ऐसे तो हम लोग जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं, हम देखो अर्थ से मतलब अर्थ की सरफेस से कितने ऊपर होते हैं, तब भी हम लोगों को ये वाला कर्वेचर थोड़ी नजर आता है क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा है। तो आई कैन से, अगर मुझसे फोकल लेंथ पूछी ही जाए, जीरो मत बोलो, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो है मतलब वो बहुत छोटे सर्कल से डिराइव हुए हैं, नहीं। मैं यहां पर ये बोल सकती हूँ कि भैया प्लेन मिरर एक इतने 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 बड़े सर्कल से डिराइव हुआ है, ठीक है, जिसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है और फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। इज दिस क्लियर? क्लियर दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट फॉर अ प्लेन मिरर। अब थोड़ा सा और समझते हैं, अब तुम लोगों को थोड़े से कुछ रूल्स बताती हूँ मैं। सो देर आर 3 रूल्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, देर आर 3 रूल्स जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई भी लाइट रे, क्योंकि अब अपन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, जैसे अभी अपन कंसेप्चुअल चल रहे हैं, तो पहले तो हम लोग को टॉपिक्स को कंसेप्चुअली कवर करना पड़ेगा, तभी हम लोग मैथमेटिकल जा पाएंगे, है ना। तो ये 3 रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग आगे डिस्कस कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो इमेज फॉर्मेशन शो करता है, किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन शो करता है, किस तरीके से हमारा प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, तो वो डिस्कस करने से पहले देर आर 3 रूल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर देम। आई विल प्रूव इट टू ऑल ऑफ यू, बट प्लीज रिमेंबर दीज कंक्लूजन्स। सबसे पहला कंक्लूजन, अगर कोई भी लाइट रे मिरर के ऊपर गिरती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ये उसका सेंटर है जिसको पोल बोल दिया, ये जिस सर्कल से डिराइव हो रहा है उसका सेंटर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मैंने ज्वाइन किया, ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ये टर्मिनोलॉजीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, बिल्कुल बीच में यहाँ पर फोकस लाई कर रहा है। वी हैव डिस्कस दिस। अब नई चीजें बताती हूँ तुम्हें। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी लाइट रे बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मिरर के ऊपर गिरती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएगी। मान लो किसी बच्चे ने बोला
कि यार दिखा दो, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि अगर आप बोल रहे हो आप हमें गलत तो क्यों ही पढ़ाओगे। बट सिंस ये डिटेल्ड क्लासेस हैं, सिंस हम लोग हड़बड़ी में नहीं है, सिंस आपका भी एम ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, हम लोगों को चीजें दिख जाए, कि अगर हम लोग भूल जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक लॉज लगा के हम लोग उस कंक्लूजन तक पहुंच पाए, तो एक बार दिखा दो, हमें मजा आ जाएगा। तो ये देखना, रूल नंबर 1 को बिल्कुल पिक्चर की फॉर्मेट में दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उप्स, वेट, देख लो, ये मेरे पास बच्चों इस तरीके से आए है, ठीक है। ये तुम एक कॉनकेव मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ तुम लोगों को इन रूल्स के बारे में बताने को। ऐसा नहीं है कि ये रूल सिर्फ कॉनकेव मिरर में लगते हैं, बस कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। जस्ट 1 सेक। तो ये देखना, मान लो बच्चों इस तरीके से एक इंसिडेंट रे आई और हमारे मिरर के ऊपर गिरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओ यार मोटी हो जा, अटक क्यों रहा है ये इतना, एक मिनट है बच्चों। तो मान लो इस तरीके से एक लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इस तरीके से हमारे मिरर के ऊपर जाके गिर गई, ठीक है। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, तुम लोग क्या इतना समझ पा रहे हो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? ये बताओ, तुम लोग क्या ये समझ पा रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? हाँ जी, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक और कंसेप्ट लेके आती हूँ जो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कि अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है और मान लो सर्कल का सेंटर ये है, तो कभी भी अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल को सर्कल के किसी भी पॉइंट से जोड़ू ना, तो ये वाली लाइन हमेशा उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि मान लो मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल को इस पॉइंट से जोड़ा, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा टेंजेंट बनाती हूँ ना, तो ये वाली लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अब तुम देखना, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए इंसिडेंट रे ये है। अब मुझे ये वाले पॉइंट के लिए नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सेंटर ऑफ द सर्कल से इसको जोड़ दूंगी। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया, तो ये वाले पॉइंट के लिए मुझे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया। ये देखो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया। तो अब बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा तो था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि मान लो अगर ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, कि अगर मान लो यहाँ पर थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो थीटा का ही मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। देखो कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो थीटा का ही मुझे इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो किस तरीके से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कैसे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है बिल्कुल सेंटर और पोल के सेंटर को कट करते हुए जा रही है, सेंटर और पोल को बिल्कुल सेंटर से कट करते हुए जा रही है। तो ये वाला पॉइंट फोकस ही तो है, दिख गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए तो ये फोकस ही हो गया ना हमारा, कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाली जो हमारी रे है वो बिल्कुल इस लाइन को दो टुकड़ों में बांटते हुए जा रही है। तो मुझे अच्छे से पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर के ऊपर फोकस लाई करता है। तो ये हमारा पहला रूल है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमारे मिरर के ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएगी। पहला रूल, 3 रूल्स है, तीनों को पिक्चर के फॉर्मेट में दिखाऊंगी। दूसरा रूल बच्चों ये है कि कोई भी लाइट रे अगर बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई जाए ना, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। देख लेते, मान लो ये मेरे पास इस तरीके से ये एक मिरर है और ये हमारी इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है।
अब मुझे इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, तो तुम जरा सा देखो दोबारा से वही जो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर लास्ट की स्लाइड में किया है, कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर मुझे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर चाहिए तो मैं इसको सेंटर से जोड़ूंगी। उफ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो हमारी लाइट रे फिर ऐसी ही चली गई ना, बेचारी लाइट रे देखो जैसे आई थी, हमारी लाइट रे बिल्कुल वैसे ही तो चली गई। ये हमारा दूसरा रूल है कि कभी भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करके अगर किसी मिरर के ऊपर गिरती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाएगी। ठीक है, ये दूसरा रूल है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और तीसरा रूल हमारे पास ये है, कभी भी लाइट रे अगर मिरर के पोल के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो जितना भी एंगल उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया है ना, रिफ्लेक्टेड रे के साथ वो बिल्कुल उतना ही एंगल बनाएगी। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो लेट अस अज्यूम कि ये मेरे पास इस तरीके से मिरर है और मेरे पास एक इंसिडेंट रे पोल के ऊपर गिरी। कहां पर गिर रही है? पोल के ऊपर गिर रही है। पोल के ऊपर गिरी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो तुम अब फिर दोबारा से देख लो भैया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट के लिए तुम्हें नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बना दो, ये आ गया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या बड़ी बात है, ये ऐसा क्या हम लोगों को पता लग गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल ही बना रही होगी। देखो डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू नाउ? हर चीज को डायग्रामेटिकली करना है ताकि तुम्हें पता लगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है सब। तो जब कंक्लूजन याद ना आए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के कंक्लूजन तक पहुंच जाओ। तो ये 3 रूल्स तुम लोगों को याद रखने हैं, तीनों रूल्स रिपीट कर रही हूं। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर गिरती है तो वो फोकस को कट करते हुए जाएगी। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर मान लो कोई भी लाइट रे फोकस को कट करते हुए मिरर के ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। दोनों, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस को कट करते हुए जाएगी। वैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ कोई भी लाइट रे अगर फोकस को कट करते हुए मिरर के ऊपर गिरे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। दूसरा रूल, कोई भी लाइट रे अगर मिरर के ऊपर गिरती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाती है। तीसरा रूल, अगर कोई भी लाइट रे हमारे मिरर के पोल के ऊपर गिरती है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले बना रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही एंगल वो बाद में भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है। क्लियर? हाँ जी बताइए, क्लियर? मजा आ रहा है ना बच्चों? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 स्लाइड्स खत्म हो गई एंड देयर आर 30 स्लाइड्स फॉर टुडेज क्लास, 32 समथिंग स्लाइड्स। वी आर डन विद 10 स्लाइड्स। और इतना तुम्हें लगा नहीं होगा कि 10 स्लाइड वाली तुम्हारे अंदर नॉलेज आई है, बस इसीलिए ये वाला चैप्टर बड़ा है, क्योंकि मतलब इसको अच्छे से समझने के लिए ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। हर चीज के अंदर तक जाने के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। तो वो डायग्राम्स बिकॉज स्लाइड्स वगैरह बनी हुई है तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखना, अब ना जब हम लोग आगे जाएंगे, जैसे कि अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने वाला चैप्टर पहले भी कभी पढ़ा होगा ना, तो रियल और वर्चुअल का बड़ा इस्तेमाल होता है। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। तो मैं वंस एंड फॉर ऑल ना मैं वर्चुअल और रियल का कंसेप्ट ही खत्म कर देती हूँ, कंसेप्ट ही तुम्हें समझा देती हूँ। देखो रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज से एसोसिएटेड टर्म्स नहीं है। रियल और वर्चुअल तुम किसी भी चीज के लिए डिफाइन कर सकते हो
कि मैं आज एक इंसान से मिली रियली, मैं आज एक इंसान से मिली वर्चुअली। रियल का मतलब वो चीज एक्चुअली में वहां पर प्रेजेंट है, वर्चुअल का मतलब वो चीज एक्चुअली में वहां पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन लगता है। जैसे कि मान लो मैं कोई गेम खेल रही हूँ, मान लो मैं बीजीएमआई खेल रही हूँ, ठीक है, बीजीएमआई में मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, तो रियल गाड़ी थोड़ी है, वर्चुअल गाड़ी है, कि देखने में लग रहा है कि गाड़ी है लेकिन एक्चुअली में वो गाड़ी प्रेजेंट नहीं है। तो समझो रियल और वर्चुअल वाले जो टर्म्स है ना, वो हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज से स्पेसिफिक नहीं है, जनरल टर्म्स है। रियल का मतलब वो चीज एक्चुअल है, वर्चुअल का मतलब देखने में लगता है वो है लेकिन नहीं है। तो मैं इस चीज को ना समझाती हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेन मिरर बना दिया और मेरे पास यहाँ पर एक रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से डाइवर्जिंग रेज भेजेगा। देखो ना, जब हम लोग इस तरीके से, चाहे तुम कौन से भी स्टैंडर्ड में हो, कोई भी स्कूल से पढ़े हो, जब तुम छोटे होते थे ये डायग्राम तो, ठीक है, ये पेंटिंग तो हर किसी ने बनाई है। उप्स, मैंने थोड़ा सा गलत बना दी। ये पेंटिंग सबने बनाई है। जब हम लोग ड्राइंग क्लासेस होती थी, हमारी ड्राइंग का पीरियड होता था, तो ये जो तुम लोग सन बना रहे हो, ठीक है, ये जो तुमने सन बनाया, व्हाट इज दिस? ये एस्थेटिक्स के लिए नहीं बना रहे तुम लोग। तुम ये बता रहे हो यहाँ पर कि ये जो सन है ना, उसकी किरणें इस तरीके से बाहर निकल रही हैं। तो जो चीज तुमने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में करी है ना, उसको मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में आज जब मैं तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ा रही हूँ वही लिखूंगी, कि अगर मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज निकलेंगे डाइवर्जिंग नेचर के होंगे। क्या तुम सब ये बात मानते हो? जल्दी से मुझे बताओ, क्या तुम लोग ये बात मानते हो कि अगर मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर लिख देती हूं, अगर मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज निकलेंगे। कि अगर मान लो मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट लाइट रेज निकालेगा और वो लाइट रेज मिरर के ऊपर जाके गिरेंगी। तो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज निकालता है, ठीक है। पहली चीज, इसको मैं बक्से में बंद कर देती हूँ, वेट। रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस निकालता है, ठीक है। जो हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में, हम लोगों ने, हमें जो कंसेप्ट पता था, लेकिन फिजिक्स में कैसे बोलते हैं या फिर इन टर्म्स में कैसे बोलते हैं वो हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें ये टर्म्स ही नहीं पता थी। तो यहाँ पर मेरे पास एक असली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस तरीके से बच्चों इसने लाइट रेस निकाल दी, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर 3 लाइट रेस स्टडी कर रही हूँ। अगर मान लो सबसे पहले मैं ये वाली लाइट रे को स्टडी करूं, तो बच्चा जी आप देखो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस बच्चे को यहाँ पर डिफिकल्टी आएगी अगर मैं ये बोलूं कि इस इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है? हाँ जी, इस इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है। कोई भी बच्चा यहाँ पर जिसको दिक्कत आई इस चीज से? हाँ जी, सब मतलब क्लियर होंगे, सुनते जाओ। अब मान लो अगर मैं ये वाली लाइट रे की बात करूं, तो ये वाली लाइट रे के लिए दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, लाइट रे ऐसे चली गई। तीसरी नीचे वाली लाइट रे के लिए दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखो मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऐसी बन गई। तो जैसे रियल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकलती है ना, वैसे ही रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट के ऊपर आके मिले। ये कंसेप्ट समझिए क्या बोल रही हूं मैं। जैसे रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन होता है इंसिडेंट रेज का, वैसे ही रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट के ऊपर जाके मिले। तो तुम देखो ना, यहां पर मेरे पास तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या ये कभी भी असलियत में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। देखो, दीज आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, तो असलियत में तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर मुझे इनका एक कॉमन पॉइंट डिफाइन करना हो
कि अगर मान लो मैं इनका कोई कॉमन पॉइंट डिफाइन करूं तो ये आ गया कॉमन पॉइंट, तो मैं बोल दूंगी कि इमेज यहां पर बनी है लेकिन वो असली इमेज नहीं है, क्योंकि असली इमेज तब बनती है जब लाइट रेज प्रॉपरली एक पॉइंट के ऊपर आके, रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज करें। तो मैं यहां पर देख पा रही हूं दीज आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज, दे विल नेवर फॉर्म अ रियल इमेज। लेकिन फिर भी अगर मैं इनके कॉमन पॉइंट की बात करूं तो ये इनका कॉमन पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर इमेज बनी है तो वो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है। तो रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअली में लाइट रेज निकालता है, जहां पर लाइट रेज आके, जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आके मिले, कन्वर्ज हो, जहां पर सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आके मिले, कन्वर्ज हो, वहां पर रियल इमेज बनती है। तो तुम यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज थी, यहां पर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो असलियत में तो कभी भी नहीं मिलती, तो असलियत में नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है रियल इमेज भी नहीं बनेगी। तो इनका जो कॉमन पॉइंट है, मैं बोल सकती हूँ कि इनका जो कॉमन पॉइंट है वहां पर जो इमेज बन रही है, इमेज तो बन रही है क्योंकि कॉमन पॉइंट तो है। इंसिडेंट रेस का कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड रेस का कॉमन पॉइंट इमेज होता है। तो ये जो मेरे पास तीन रिफ्लेक्टेड रेज है उनका कॉमन पॉइंट तो है ये, लेकिन इस कॉमन पॉइंट के ऊपर वो एक्चुअली में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इमेज बन तो रही है लेकिन असली इमेज नहीं है, क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो मैं दो और चीजें यहाँ पर लिखना चाहूंगी कि वर्चुअल इमेज की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं, तो वर्चुअल इमेज बच्चों कब बनती है, वर्चुअल इमेज तब बनती है जब हमारी रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग हो, जब हमारी रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो, डाइवर्जिंग हो। सुनते जाना, बहुत बार रिपीट होगा, जो समझ आ रहा है समझ लो उस चीज को। तो अभी ये कुछ बातें अपन ने सीखी, ठीक है, ये अपन ने इस तरीके से कुछ बातें सीखी कि इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्टेड रेज का कॉमन पॉइंट इमेज है, इमेज है ना। अब मान लो मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ये देखना बच्चों, ये जो राइट हैंड साइड पे इमेज बनी हुई है, एक बार जरा सा यहाँ पर देखना। अब की बार मैंने तुम्हें बोला दोबारा से कि भैया देखो, यहाँ पर ना इस तरीके से ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट रेज गिर रही हैं, प्लेन मिरर के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट रेज गिर रही है। तो मैंने तुम्हें बता दिया इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहां पर देख पा रही हूं कि भैया ये जिस तरीके से मुझे इंसिडेंट रेज गिवन है ना, इनका इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट तो मिरर के पीछे है, लेकिन मिरर के पीछे थोड़ी ऑब्जेक्ट है। यहां पर तुम समझो ना कि यहां पर मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट मिरर के पीछे आ रहा है, पीछे थोड़ी है ऑब्जेक्ट, मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे थोड़ी है ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं बोल दूं कि बिकॉज हम लोग इंसिडेंट रेज के कॉमन पॉइंट पे ऑब्जेक्ट लेते हैं हमेशा, तो क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट देन, बताओ व्हाट इज नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि वैसे कहने को मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है लेकिन नहीं है, यहां पर मतलब मिरर के पीछे कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, वर्चुअल। ये वाले ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, वर्चुअल। तो क्या मैं बच्चों यहां पर एक और चीज लिख सकती हूं कि अगर मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, क्या मैं यहां पर एक और पॉइंट लिख दूं कि अगर मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो इंसिडेंट रेज होती है कन्वर्जिंग होती है। ये कंक्लूजन्स है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो इंसिडेंट रेज होंगी क्या होंगी, कन्वर्जिंग नेचर की होंगी। डज दिस मेक सेंस,
हाँ जी, डज दिस मेक सेंस? कंक्लूजन है ना? अब इसकी वजह से देखते हैं इमेज कैसे बनेगी। आ जाओ। तो ये मैंने 2 इंसिडेंट रेज ली हैं। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया पहली वाली रे के लिए, ये मेरे पास नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे है तो मैं बोल दूंगी कि भैया रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई। ये देखो, इस इंसिडेंट रे के लिए, जस्ट वेट, इस इंसिडेंट रे के लिए हम ये चीज बेझिझक बोल देंगे कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई। इसको थोड़ा मोटा कर देते हूँ। ये देखो, रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेम चीज अगर मैं नीचे वाली इंसिडेंट रे के लिए बात करूं तो देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, तो हमारे पास नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये आ गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर बनेगा। तो यहां पर हमारी रे देखो ऐसे जाती हुई, ये देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए हमारी लाइट रे इस तरीके से जाती हुई। ओ यार ये तो बड़ा, ये देखो, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, देख पा रहे हो? ये मेरे पास आगे रिफ्लेक्टेड रेज। तो देखो, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रेज है। और मैं देख पा रही हूँ कि यार अगर रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्जिंग है तो उनका तो कॉमन पॉइंट असली में होगा ही होगा। तो बच्चा जी बताओ फिर यहां पर जो इमेज बनी, कैसी इमेज बनी? रियल इंटरसेक्शन है। कैसी इमेज बनी? रियल। अब तुम समझे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड वर्चुअल? जितना कुछ भी स्लाइड के ऊपर है दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। तो यहां पर इमेज कैसी बनी? यहां पर रियल इमेज बनी। तो क्या मैं बोल दूं कि रियल इमेज तब बनती है जब मेरे पास कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हो? कैन आई राइट इट डाउन कि भैया मेरे पास, हे भगवान, ये टेक्नोलॉजिया मेरा दिमाग खराब कर देगी। क्या मैं बोल दूं रियल इमेज तब बनती है जब मेरे पास कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हो, ताकि वो एक पॉइंट के ऊपर एक्चुअली में मिले और वहां पर एक रियल इमेज बने। हाँ जी, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखना प्लीज, ये याद रखना, कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस पे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारा कॉमन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रेस का, वहां पर हम लोग इमेज लेते हैं। अब सिर्फ कंक्लूजन है कि अगर मान लो मैं इस चीज को भी रिपीट कर दूं कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वो तो इस तरीके से कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेस, सॉरी डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस निकालेगा। अगर एक इमेज रियल है मतलब वहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आगे कन्वर्ज हुई है। ये दोनों पॉइंट्स। और उसी तरीके से अगर मेरे पास कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है दैट इज एसोसिएटेड विद अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर मेरे पास डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज कैसे मिलेंगी असलियत में? सो दैट इज रिलेटेड टू अ वर्चुअल इमेज। सब कंक्लूजन आएंगे, ठीक है। अब और कंक्लूजन भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, रियल ऑब्जेक्ट की अभी हम लोग मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सो टेक्निकल कि अगर मेरे पास मिरर है, उसके आगे ही ऑब्जेक्ट है, उसके आगे ही इमेज है। समझो ना कि अगर मेरे पास एक मिरर है, उसके आगे ही ऑब्जेक्ट है, उसके आगे ही इंसिडेंट रेज है, उसके आगे ही रिफ्लेक्टेड रेज है, तो उसके आगे ही इमेज बनेगी। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू?
समझो इधर, अभी अपन रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रियल ऑब्जेक्ट तो इसके आगे है ना, सो आई कैन से दैट रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इंसिडेंट रेज इसके आगे हैं और हम इमेज फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन की वजह से बात करें तो रिफ्लेक्टेड रेज भी इसके आगे ही होंगी ना। तो अगर इन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच, तो अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं है ना हमारे मिरर के आगे हैं और कन्वर्ज होते हैं, तो रियल इमेज भी ऑब्वियस सी बात है मिरर के आगे ही बनेगी। ये मैंने बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि रियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के आगे प्रेजेंट ही होगा, है ना, चाहे वो हमारे लेंसेज की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो या मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो, लेकिन अभी लेंसेज को छोड़ देते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के आगे प्रेजेंट होगा। और अगर इमेज रियल है तो रियल इमेज तब होती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आए, तो वो कॉमन पॉइंट के ऊपर हमारे मिरर के आगे ही आ सकती हैं। सो रियल इमेज इज ऑल्सो ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वैसे ही अब अगर मान लो बच्चों मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के ऊपर जाऊं, देखना अब एक बार जरा सा पॉइंट सी के ऊपर आओ। मैंने तुम्हें बता दिया कोई भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे हमेशा हमारे मिरर से मेजर करोगे। तो यहां पर जरा सा देखो, ये मिरर ले लो फॉर एग्जांपल, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है हमेशा मिरर के आगे होगा, अगर रियल इमेज बन रही है तो हमेशा मिरर के आगे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पीछे है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वैसे ही अगर इमेज हमारे मिरर के पीछे बन रही है तो वो हमारी वर्चुअल इमेज है। तो अब अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर जाऊं, कहना इसे रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। ये याद रखने वाली चीजें नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं तो नोट्स में ही लिखवा दिए, जैसे मैं नोट मेकिंग करवाती भी हूं। देखो कि अगर मेरे पास एक मिरर है और एक रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट इसके आगे ही होगा। तो ये मैंने तुम्हें बता तो दिया, मिरर से लेके नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जाओगे तो इमेज को नेगेटिव, तो डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। तो मैं मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक गई हूं तो वही तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? Object distance is measured from the mirror to the object, measured from the mirror to the object। और वैसे ही इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द मिरर to the image। कंक्लूजन्स एक बार जरा सा देखिए, कंक्लूजन्स जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। हाँ जी, ठीक है। अब एक और कंक्लूजन देखो, ये जो अपन ने डिस्कस किया है फिर उसका एक और कंक्लूजन, कि हमने एक तरीके से प्लेन मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन की बात कर ली। रियल और वर्चुअल के कंसेप्ट को हम लोग समझने चले, लेकिन उनको समझने के चक्कर में हमें ये पता लग गया कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो एक रियल इमेज बनाएगा। लिख देती हूँ, ठीक है, ये लिख देती हूँ कि अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, सो अ प्लेन मिरर विल फॉर्म a virtual image for a real object, will form a virtual image for a real object, and it will form a real image for a virtual object, such that जो मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है वही मैग्नीट्यूड इमेज डिस्टेंस का भी हो। और ये चीज लिखने वाली थोड़ी है, तुम मान लो अगर तुम एक प्लेन मिरर के आगे खड़े हो
तो ऐसे थोड़ी है कि तुम प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े हो और तुम्हें अपनी इमेज मिरर के पीछे 10 किलोमीटर दिख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना बच्चों जीवन में। अगर तुम बिल्कुल नाक लगा दो मिरर के, तो तुम्हारी इमेज भी नाक लगा रही है इमेज के, सॉरी मिरर के। तुम 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े हो तो तुम्हें ऐसा ही नजर आता है कि तुम्हारी इमेज भी उस मिरर के 1 मीटर पीछे है। तो ये चीज तो तय है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी होगा। और तुम लोग ऐसे सोच भी सकते हो, तुम देखो ना कि जब तुम मिरर के आगे खड़े हो, तुम रियल ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारी इमेज मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। So a plane mirror will always form a virtual image for a real object, and it will always form a real image for a virtual object. Clear? हाँ जी, जरा सा बताइए। थोड़ा सा और कंसेप्चुअल चलेगा कि जैसे अपन ने कंसेप्चुअल डिस्कशन कर लिया इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, रियल वर्चुअल का कंसेप्ट समझ लिया। अब अपन करेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, फिर आएगी मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स भी इजी कर दूंगी। मजा आ रहा है ना? ये बताओ कितना मजा आ रहा है? बिकॉज डायग्राम्स वगैरह बने हुए देखो मैं कितनी बार रिपीट कर सकती हूँ। टाइम है ना? बस मुझे बच्चों 1 मिनट दो, आई विल बी बैक इन 1 मिनट, और फिर अपन इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर करते हैं। ठीक है?
हाँ जी, शैल वी शैल वी आजो 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 कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये वाला पोर्शन आएगा, ये तुम लोगों ने पहले भी बचपन में करा होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे, देखेंगे इमेज कहाँ पर बन रही है, कैसी बन रही है। ठीक है, पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर हम लोग इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखेंगे। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ पर बन रही है और कैसी बन रही है। तो बच्चों देखो, अभी तक अपन ने जितना डिस्कशन किया है ना, तुम लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इमेज कहां पर बन रही है वो जानने के लिए हमें सिर्फ दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, उसके कॉमन पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी। अगर एक्चुअल में इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज बनेगी, अगर नहीं इंटरसेक्शन है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड माइंड यू, अब यहाँ पर ये जो कंसेप्चुअल डिस्कशन जितना भी है वो सारा रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। जितना भी वर्चुअल का कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए था वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है, इससे ज्यादा वर्चुअल का कोई कॉन्सेप्ट तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें ऐसे सोच रही हूँ कि अगर मान लो मुझे ये जानना है कि कहां पर इमेज बन रही है तो मुझे सिर्फ दो रेज चाहिए, तो मेरे पास तीन रूल्स है ना, मैं उसी के हिसाब से रेज ड्रॉ कर सकती हूँ। कि मान लो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो लाइट रेज है पैरेलल आएंगी, इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है भाई। तो ये देखो मेरे पास दो पैरेलल लाइट रेज आई, मैं अपना रूल लगा सकती हूँ कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएंगी। तो इमेज कहां पर बनी, इमेज कहां पर बनी, फोकस के ऊपर बनी। इमेज कैसी बनी, तो सबसे पहले तो रियल बनी, ये देखो सबसे पहले तो रियल बनी। और क्या तुम हाइट को डिफाइन कर पाओगे, नहीं डिफाइन कर पाओगे कि यहाँ इमेज बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज लिख सकती हूँ, इट इज इनफाइनाइटली डिमिनिश्ड या फिर दिस इज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। कि फोकस के ऊपर इमेज तो बन गई लेकिन वो हद से ज्यादा छोटी है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन नेचर। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट को ना, अब यहाँ पर इन्वर्टेड वगैरह में कुछ नहीं लिख रही हूँ, ट्रस्ट में, ठीक है, अदा देखो पढ़ाने की। अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पर रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मेरे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के पास में लेके जा रही हूँ। तो मुझे दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, तो मैंने दो इंसिडेंट रेज बना दी सच दैट मैं अपने रूल्स अप्लाई कर पाऊं। एक तो मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया इंसिडेंट रे को, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरीके से फोकस को कट करते हुए जाएगी। और एक बच्चों मैंने ऐसी रे बना दी जो पोल के ऊपर जाके गिरे, तो जैसे पोल के ऊपर जाके गिरी है वो दूसरी साइड बिल्कुल उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हुए जाएगी। तो बच्चा जी फिर आप देखो ना यहाँ पर, ये देखो रियल इंटरसेक्शन, ऐसे इमेज बन गई ना कि अगर मान लो मैं हाइट ऑफ द इमेज को बनाऊं तो हाइट ऑफ द इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहा है, ये देखो यहाँ पर बनी है मेरे पास इस तरीके से इमेज। तो एक तो इमेज कहां पर बनी है, इमेज बनी है सबसे पहले तो बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसी इमेज बनी है, रियल इंटरसेक्शन की वजह से बनी है, उल्टी है प्रिंसिपल एक्सिस की, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, है ना, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी, तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड लिख सकती हूँ। और मैं देख पा रही हूँ छोटे साइज की है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, डिमिनिश्ड। अब देखना, अब मैं ऑब्जेक्ट को और पास में ले जाती हूँ, अब की बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ले गई और वही दोनों रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रेज मैंने ली जहां पर मैं रूल्स लगा सकती हूँ। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने इंसिडेंट रे को, तो मुझे अच्छे से पता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया, इसका मतलब कि जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ग्रीन है ना, जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो हमारे फोकस को कट करते हुए जाएगी, है ना, कि जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट करते हुए जाएगी, ये देखो इस तरीके से फोकस को कट करते हुए गए। और दूसरा मैंने इंसिडेंट रे ले लिया जो पोल के ऊपर जाके गिर रहा है, तो फिर मुझे ये भी पता है कि पोल के ऊपर जिस तरीके से जाके गिरी है
उस तरीके से ही ये रिफ्लेक्ट होके उतने ही एंगल के ऊपर चली जाएगी। तो ये देखो, ये आ गया कॉमन पॉइंट, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज, बिल्कुल उतनी ही साइज की। ये देखिए यहां पर ये बन गई तुम्हारे पास इमेज। तो इमेज, तो जब रियल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनती है। कैसी इमेज बनी? रियल बनी। देख लो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ इन्वर्टेड भी है। साइज की बात करूं तो सेम साइज की बन रही है। ये तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किया होगा, लेकिन बिकॉज क्लास 12th में भी है तो ऑब्वियसली बात है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब मैं बच्चों ऑब्जेक्ट को और पास में ले गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहले मैंने रखा था, अब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रख दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मुझे 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, तो मैं हमेशा वही 2 इंसिडेंट रेज लूंगी जिसके ऊपर मैं अपने रूल्स लगा सकूं, क्योंकि उनके लिए रिफ्लेक्टेड रेज बनाने में मुझे कम से कम टाइम लगेगा। तो एक मैंने इंसिडेंट रे ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रिफ्लेक्ट करके गया तो ये फोकस को कट करके गया। ये देखो रूल लग रहा है तुम्हारा, फोकस को कट करके जा रहा है। दूसरी मैंने इंसिडेंट रे ले ली, बिल्कुल पोल के ऊपर जाती हुई, पोल के ऊपर गिरती हुई, तो जैसे पोल के ऊपर गिरी है बिल्कुल उसी तरीके से ये पोल से दूर भी जाएगी। तो देखो इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, तो इमेज यहां पर बनी ना, इमेज यहां पर बनी, रियल इंटरसेक्शन है। तो एक तो इमेज कहां पर बनी आपकी बार? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है? रियल है। तुम देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इन्वर्टेड भी हो गया। और साइज देख लो, बड़ी साइज की है, डायग्राम से ही देख पा रहे हो, इट इज एनलार्ज्ड। बड़ी साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड। डू यू ऑल रिमेम्बर? ये सब छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है तुम लोगों ने। अब ऑब्जेक्ट को और पास में ले जाएंगे, कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले गई, अब मैं फोकस के ऊपर ले गई ऑब्जेक्ट को। तो जो लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो ऑब्वियस सी बात है फोकस को इस तरीके से कट करते हुए जाएगी। और जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे देखो हमारे पोल के ऊपर जाके गिर रही है, वो बिल्कुल जितने एंगल के ऊपर पोल पे गिरी थी उतने ही एंगल पे वापस भी चली जाएगी। तो देखो दीज आर, व्हाट आर दीज आर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। तो हम नेवर नहीं बोलते, हम ये नहीं बोलेंगे दैट दीज लाइट रेज विल नेवर इंटरसेक्ट, वी विल से दैट दीज लाइट रेज विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। तो मान लो बिल्कुल यहां पर इंफिनिटी है, ठीक है, तो देखो ना कितना बड़ा इमेज बना है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नेचर क्या है? रियल है। और हमने देख लिया है कि रियल इंटरसेक्शन होगा इंफिनिटी के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये मेरे पास आ गया इन्वर्टेड। साइज क्या आ गया? एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड। साइज क्या आ गया? एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड। क्लियर? हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर? कि फोकस पे जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनी। अब की बार ऐसा करते हैं, अब की बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो दोबारा से वही दोनों लाइट रेज ले रही हूँ। एक मैंने लाइट रे ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये तो हमारा रूल है, मैंने तुम्हें याद रखने को बोला हुआ है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है इस तरीके से फोकस को कट करती हुई जाएगी। फिर मैंने एक लाइट रे ले ली पोल के ऊपर गिरती हुई, तो जितने एंगल के ऊपर पोल पे गिरी थी बिल्कुल उतने ही एंगल से ये देखो पोल से रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो बच्चा जी, दीज आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। कभी भी इनके बीच में रियल इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो रियल इमेज नहीं बन रही, यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनेगी यहाँ पे।
तो अगर मुझे देखना है कि मतलब व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, कि रियल इमेज नहीं बन रही है, तो मैं इन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में कॉमन पॉइंट देखूंगी ना, ये कॉमन पॉइंट, मतलब इमेज यहां पर बनी है, ये देखो कि यहां पर जो इमेज बनी है, इमेज यहां पर बनी है. सो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. नेचर क्या है? वर्चुअल इमेज है, ये रियल इंटरसेक्शन की वजह से नहीं है, वर्चुअल इमेज है. और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी, तो ये हमारी इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है. इरेक्ट का मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज. और वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसी इमेज बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है. तो अगर मान लो ये मैं तुम लोगों को अब क्विकली एक ब्रशअप करवाऊं, कि जब अपन रियल ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्लेन मिरर के आगे और कॉन्केव मिरर के आगे, तब क्या होता है. एक ब्रशअप कर लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर चलेंगे, फिर अपनी मैथमेटिक्स आएगी. तो क्या मैं बोल दूं कि अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के आगे रख रही हूं, तो रियल इमेज कभी नहीं बनेगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी सेम साइज की. कैन आई से दिस? एक क्विक ब्रशअप कर लेते हैं, जो कंसेप्ट हमें याद होने चाहिए उनका, कि अगर मैंने रियल ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के आगे रखा है, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी नहीं बनेगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, और वो वर्चुअल इमेज सेम साइज की होगी. कि तुम अगर मिरर के आगे खड़े हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारी हाइट अगर 5'3" की है ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों को मिरर के अंदर जो इमेज दिख रही है वो 6 फुट की दिख रही है, 5'3" की ही दिखेगी. वैसे ही अगर मान लो मैं कॉन्केव मिरर के आगे, अगर मैं रियल इमेज के बारे में, अगर मैं कॉन्केव मिरर के आगे रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करती हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है. जब वो रियल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज हमारी डिमिनिश्ड भी हो सकती है, वो रियल इमेज हमारी सेम साइज की भी हो सकती है, वो रियल इमेज हमारी एनलार्ज्ड भी हो सकती है. लेकिन जब रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कब बनाता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, तब जो वर्चुअल इमेज बनाता है, दिस वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज एनलार्ज्ड. क्विक रिकैप, कि एक्चुअल में तुम लोगों को कौन सी चीजें बिल्कुल मुंह जुबानी याद होनी चाहिए. मुंह जुबानी याद होनी चाहिए कि भैया देखो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा सेम साइज की, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा. कॉन्केव मिरर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है. जब वो रियल इमेज बनाता है, तीनों साइजेस की हो सकती है, डिमिनिश्ड भी हो सकती है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की, सेम साइज की भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की भी हो सकती है. लेकिन अगर वो वर्चुअल इमेज बना रहा है कॉन्केव मिरर, तो वो हमेशा एनलार्ज्ड नेचर की होगी, है ना. ठीक है, अब कॉन्वेक्स के ऊपर भी चलते हैं, आ जाओ. तो अब अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर ये वाले स्फीयर से आ रहा है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है. तो यहाँ पर सिर्फ दो ही जगह हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को अपन ने इन्फिनिटी के ऊपर रख दिया, या फिर कहीं पे भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया, क्योंकि हम लोग डिस्कस करें इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ रियल ऑब्जेक्ट, है ना. वर्चुअल का आगे और कोई झोल नहीं आएगा, जितना तुम्हें वर्चुअल के बारे में जानना था जान चुके हो. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया अगर इन्फिनिटी के ऊपर रियल ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आई. और ये हमारा रूल है कि भैया अगर कभी भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएगी. तो अब दिक्कत बताऊं यहाँ पर क्या हुई? दिक्कत यहाँ पर ये हुई, फोकस तो दूसरी साइड है, और हमारी रिफ्लेक्टेड रेज दूसरी साइड तो जा नहीं सकती. तो अगर ये वाली लाइट रे अगर फोकस को डायरेक्टली नहीं कट कर सकती, तो ऐसे इनडायरेक्टली कट करेगी.
वैसे ऊपर वाली लाइट रे अगर फोकस को डायरेक्टली कट करके नहीं जा सकती तो इस तरीके से इनडायरेक्टली जाएगी। डज दिस मेक सेंस? दोबारा से बनाती हूँ क्योंकि हौच पौच हो गया। लेट मी यूज माई टेक्नोलॉजिया। कि देखो ये वाली इंसिडेंट रे चाहती थी फोकस को कट करना, असली में तो नहीं कर पाएगी। ऊपर वाली लाइट रे भी चाहती थी फोकस को कट करना रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन असलियत में तो नहीं कर पाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। दूसरी साइड तो हमारी लाइट रे यहां पर ही पहुंच ही नहीं सकती बेचारी। तो अगर असली में नहीं कट कर सकती तो वर्चुअली करेगी। ये देखना, ये इस तरीके से नीचे वाली इंसिडेंट रे के लिए ये आ गई अपने पास रिफ्लेक्टेड रे, और इसके लिए ये आ गई अपने पास रिफ्लेक्टेड रे। ये देखिए, तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है भाई, रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती। कहां पर बन रही है इमेज? तो चलो इमेज तो फोकस के ऊपर ही बन रही है, ये चीज तो तय है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है इमेज फोकस के ऊपर ही बनेगी। लेकिन यहां पर बच्चों जो इमेज बनी है, सबसे पहले तो ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। और इतना हम लोग सीख चुके हैं कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, और इतना भी अपन यहाँ पर सीख चुके हैं कि भैया जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है मिरर्स के केस में। जितना अपन ने डिस्कशन किया है, कुछ तो अपन ने सीखा है ना, तो उस सीखी हुई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वर्चुअल इमेज बन रही है, असली इमेज नहीं बन रही है। ठीक है। और साइज क्या है? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। साइज क्या है? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। अब मान लो मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लूं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, कि मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिया, तो मैं दोबारा से दो लाइट रेज लूंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक जो पोल को कट करती हुई जाए। तो देखो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो चाहेगी, क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि वो फोकस को कट करती हुई जाए। ये देखो, ये लाइट रे चाहती है कि फोकस को इस तरीके से कट करती हुई जाए, लेकिन हम यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट रे जो लाइट रे है वो मिरर के दूसरी साइड आ ही नहीं सकती। तो अगर असली में फोकस को नहीं कट कर सकती तो इस तरीके से वर्चुअली वो फोकस को कट करते हुए चली गई। और वैसे ही देखो, ये लाइट रे जो पोल को टच कर रही है, तो जितने एंगल के ऊपर पोल पे गिरी है उतने ही एंगल पे पोल से चली गई। तो देख लो, ये मेरे पास अगेन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज तो कभी रियल इमेज बना ही नहीं सकते। तो अगर मान लो मैं इन दोनों के कॉमन पॉइंट की बात करूं, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, मतलब अपनी इमेज यहां पर बनी है। सो अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है, इमेज फोकस के ऊपर बनेगी। और फिर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और ये इमेज एक तो नंबर वन वर्चुअल होगी, एक और तरीके से प्रूव हो रहा है। देखो, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, इरेक्ट है। साइज क्या है? डिमिनिश्ड। तो क्या मैं फिर बाद में हमारी नेक्स्ट स्लाइड को कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मॉडिफाई कर दूं कि अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट रखती हूं कॉन्वेक्स मिरर के आगे, वो कभी रियल इमेज नहीं बनाएगा। रियल इमेज बना ही नहीं सकता हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि तुम देखो ना, कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, और अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो गई तो असली इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तुम यहाँ पर खुद से देख पा रहे होगे कि किस तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है ये। और अगर हमारी लाइट रेज डाइवर्ज हो गई तो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज अगर मुझे मिल रही हैं, तो वो असली इंटरसेक्शन कभी शो ही नहीं करेंगी ना। और अगर असली इंटरसेक्शन नहीं देखने को मिला तो रियल इमेज कैसे बन सकती है? वैसे ही जितना अपन ने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस किया है, तुम्हें ये भी समझ आ रहा होगा कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है।
लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज आपको कन्वर्ज्ड दिखती है। क्लियर है ना? एक नंबर। वही तो हितेश, मजा नहीं आ रहा कि यार व्हाट इज दिस इज टू इंटरेस्टिंग। मैं तुम्हें बता तो रही हूं, दिस इज टू इंटरेस्टिंग। तुम बस मेरे हिसाब से चलो, सेमीकंडक्टर्स में भी तुम्हें इतना ही मजा आएगा, क्योंकि डायग्राम का खेल है। एक बार तुम्हें दिख जाए ना, फिर वो इमेज को तुम्हारे दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता। तो मैं वैसे ही बोल सकती हूँ कि अगर मान लो मैंने रियल ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के आगे रख दिया, रियल इमेज तो कभी नहीं बनेगी। और अगर हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी। सिर्फ वर्चुअल इमेज बन सकती है और ये इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी। अब जितने भी कंसेप्ट्स तुम्हें बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। अब अपन मैथमेटिक्स पे जाएंगे। देखिए, हाँ जी, इनमें से बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आगे लेंसेज में भी आएंगे, जो आगे रिफ्रैक्शन में भी आएंगे। इसलिए इसके ऊपर मैं हर साल इतना ज्यादा ध्यान देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है रिफ्लेक्शन एंड मिरर का। ठीक है, अब हम मैथमेटिक्स में जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को कुछ इक्वेशंस बताती हूँ कि चलो हम लोगों को पता लग गया कि भैया अगर मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेन मिरर के आगे रखो तो ये होता है, कॉनकेव मिरर के आगे रखो तो ये होता है, कॉन्वेक्स मिरर के आगे रखो तो ये होता है। ये तो सारा कंसेप्चुअल डिस्कशन था, कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए हैं, रूल सीखे हैं, कंक्लूजन्स याद किए हैं, व्हाटएवर, है ना। अब फिर बाद में बात आती है कि अगर मेरे पास कोई मिरर है, ठीक है, तो उस मिरर की फोकल लेंथ भी होगी। कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए मुझे इमेज डिस्टेंस में मिलेगा। तो एक ऐसा रिलेशनशिप, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है तुम्हें, एक ऐसा रिलेशनशिप जो फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को लिंक कर दे, वो वाला फॉर्मूला, वो वाली इक्वेशन मिरर इक्वेशन कहलाती है। समझ रहे हो? दिस इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर कि अगर तुम लोगों को एक मिरर की फोकल लेंथ के साथ लिंक करना है कि उस मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, और जो इमेज बनी है उसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना है, दिस इज द फॉर्मूला दैट ऑल ऑफ यू विल यूज। और इस फॉर्मूला, अब बच्चे क्या करते हैं ना, उनको ये फॉर्मूला तो पता होता है लेकिन वो साइन कन्वेंशन में उनको दिक्कत हो जाती है। आई एम वेरी श्योर जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि तुम्हें पता होता है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन किसी तरीके से कहीं पे साइन कन्वेंशन में दिक्कत हो जाएगी और तुम्हारा आंसर गलत निकल आएगा। सो रिमेंबर दी टेक्निक जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, जो निकाल रहे हो उसको बिल्कुल मत छेड़ो। ठीक है, टीसी टेक्निक याद रखना, रिमेंबर दिस रूल, whatever you are finding, whatever, जैसे कि अगर u और v गिवन है तो f निकाल रहे होगे, f और v गिवन है तो u निकाल रहे होगे, f और u गिवन है तो v निकाल रहे होगे, है ना। सो whatever you are trying to find, whatever you are finding, do not touch that, गलती से भी उसको मत छूना। whatever you are finding, don't touch that, उसको बिल्कुल as it is रहने दो। substitute the rest with proper sign conventions, with proper sign conventions। क्योंकि जब आप इस रूल से चलते हो ना, तो आप बेसिकली इक्वेशन से बात कर रहे हो। इक्वेशन से ना बात करना भी सीखा करो कि अगर मान लो तुमने सोचा कि भाई मेरे पास ना v और u गिवन है और मुझे f निकालना है, तो तुमने एक इक्वेशन लिखी, तो उस इक्वेशन से बात करो। तुम उस इक्वेशन को बोलो कि यार इक्वेशन मेरे पास u और v है, मुझे f निकालना है, तो इक्वेशन बोलेगी तो ओवर स्मार्ट बन के f को मत छेड़ना कि अगर तुझे f के, अगर तू चाहता है कि मैं f निकालूं तो f को मत छेड़, और सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में डाल दे। मैं बिल्कुल तुझे आंसर में ये बता दूंगी कि f का मैग्नीट्यूड भी कितना है और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो समझो कि जब हम लोग इस रूल से चलेंगे, और अब पूरी की पूरी क्लास में अपन ने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, जब तुम इस रूल से चलोगे
आंसर विल बी in terms of proper sign conventions. You will get the answer. You will get the answer. You will get the answer in proper sign conventions. क्योंकि तुम ओवर स्मार्ट नहीं बने, तुम्हें पता भी है, अगर मान लो तुम्हें पता है कि f तो भैया नेगेटिव भी है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, इक्वेशन को मत बोलो, फालतू में इतने कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट करो। अगर तुमने बोल दिया है कि इक्वेशन से बात कर ली कि इक्वेशन हम f जानना चाहते हैं, तो फिर आंसर को f के बारे में सब कुछ बताने दो, उसका पॉजिटिव नेगेटिव नेचर भी बताने दो, उसका मैग्नीट्यूड भी बताने दो, तो f को बिल्कुल मत छेड़ो और बची हुई चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्सटीट्यूट करो। ये सिर्फ मिरर इक्वेशन में नहीं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में तुम्हें यही करना है अगर तुम चाहते हो कि साइन कन्वेंशन में दिक्कत ना हो। सो अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल गेट द आंसर इन प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। इन प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये देखना, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अब तुम लोगों को इमेज डिस्टेंस के ऊपर कमेंट करना है। तो देखो, व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रफ डायग्राम बना दो कि ये मेरे पास इस तरीके से कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कितना, 1 मीटर का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास नेगेटिव में आ गया 100 सेंटीमीटर। और फिर बाद में ऑब्वियसली बात है, इसका फोकस इसके आगे ही लाई करेगा, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है इस सर्कल से आ रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके आगे है, तो फोकस भी आगे ही होगा। तो फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर बताई हुई है, तो एफ तुम्हारे पास कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर्स। एक रफ डायग्राम बना दिया तुमने। अब यहाँ पर बुलेटिन पॉइंट्स बनाओ, जैसे काइनेमैटिक्स में सिखाए थे मैंने तुम लोगों को, कि भैया मेरे पास यहाँ पर u की वैल्यू है -100 सेंटीमीटर्स, मेरे पास f की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर्स, और मुझे v निकालना है। तो बच्चा जी एक ही इक्वेशन है जहां से तुम निकाल सकते हो, तो वो इक्वेशन लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इक्वेशन से बात करो, तो तुमने इक्वेशन से बात की, तुमने इक्वेशन को बोला, इक्वेशन हमें ना v के बारे में जानना है, तो इक्वेशन बोलेगी तो ठीक है बेटा, v को बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में डाल दो। फिर तुम उसको बोलोगे बेटा कि किसको बोला बे, हम तो 18 साल के, हमें बेटा कैसे बोल दिया, और मैं तो लड़की हूँ, बेटा क्यों बोल रहा है। फिर तुम्हारी इक्वेशन से लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर तुम मेरे पास आए, फिर मैंने तुम्हें बोला कि इतना इक्वेशन से बात नहीं करना होता, थोड़ा ही बात करना होता है। तो फिर तुम दोबारा से तुमने इक्वेशन लगाई, तुमने इक्वेशन को बोला कि इक्वेशन हमें तुमसे v जानना है, तो इक्वेशन बोलेगी v को बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में पुट कर दो बेटा। अब तुमने इस पे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तुमने पुट कर दिया, ये तुमने पुट कर दिया -10 सेंटीमीटर्स। तुम देख पा रहे हो, मैं फोकल लेंथ को भी सेंटीमीटर्स में पुट कर रही हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर u को भी सेंटीमीटर्स में पुट कर रही हूँ, तो बी अश्योर्ड v की वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में ही आएगी। नाउ दिस इज ओनली प्लस माइनस, अब इसे प्लस माइनस का गेम है। तो देखो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/100। 1/v की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1/100 माइनस 1/10, तुम्हारे पास v की वैल्यू आ गई -100/9 सेंटीमीटर्स। तो देखो तुमने v को बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो देखो आंसर पूरा प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में आया ना, कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है, ठीक है, उसके लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर ऐसे कहीं पे इमेज बनेगी, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कहीं पे इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी है, रियल इमेज है। देखो v की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज है, और रियल इमेज क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड। हाँ जी, ठीक है, एक और कर लेते, रुको, मैग्निफिकेशन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये क्वेश्चन देखो,
2018 का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ मिरर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व करते हैं, टाइम तो अपने पास है ही। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक ऑब्जेक्ट को ना हम लोगों ने 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखा फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर थी। उसके बाद हम लोगों ने मस्ती कर दी। क्या मस्ती कर दी? हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया 20 सेंटीमीटर से टुवर्ड्स द मिरर। तो बताओ कि जो इमेज है उस इमेज में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेंदी क्यों है ना, लेंदी इसीलिए क्योंकि तुम देखो पहले तुमने ऑब्जेक्ट को कहीं रखा, तो उसकी वजह से इमेज कहीं बन रही होगी, तुम्हें वो निकालना पड़ेगा। फिर तुमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, तो अब ऑब्जेक्ट एक नई लोकेशन के ऊपर है, तो इमेज एक नई लोकेशन पे होगा। तो अगर तुम्हें ये बताना है कि इमेज कैसे डिस्प्लेस हुई है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना कि पहले इमेज कहां पर थी, बाद में इमेज कहां पर है। इसीलिए थोड़ा सा लेंदी है। तो एक रफ डायग्राम बना देते हैं। ये अपना कॉन्केव मिरर, ये अपने हगीमारू के बाल, ठीक है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों ही आते हो मेरे क्लास में बच्चों यार, डायग्राम तो ठीक से तुम्हारी टीचर बना नहीं पाती। बड़े टाइम के बाद ना यार, रे ऑप्टिक्स जैसा फन कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, मुझे ये बोलना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स का अलग फन है, जैसे मैकेनिक्स का अलग फन है, मॉडर्न फिजिक्स का अलग फन है, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स का, वैसे ऑप्टिक्स का भी अपना अलग ही फन है। देखो हमें ये तो पता है कि सॉल्व कैसे करना है, कि हम देखेंगे पहले कहां पर इमेज थी, बाद में कहां पर इमेज है, फिर डिस्प्लेसमेंट अपन निकाल सकते हैं। तो अपन पहले वाला सिनारियो ले लेते हैं, आ जाओ इनिशियल सिनारियो को यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो इनिशियली हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो इस तरीके से मिरर से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर्स। और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ पर फोकस है, तो ये इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हम ये देखेंगे कि पहले इमेज कहां पर बन रही है। वी विल फाइंड द इनिशियल पोजिशन ऑफ द इमेज। निकालो बच्चों, निकालो कि इमेज पहले कहां पर बन रही थी, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है इमेज कैसे शिफ्ट हो रही है। तो मुझे ये तो जानना ही पड़ेगा पहले इमेज कहां पर थी, बाद में इमेज कहां पर है। तुम सॉल्व करोगे। देर इज ओनली वन वे कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं हमारी इक्वेशन से। आंसर नहीं बताओ, मुझे ये बताओ पहले इमेज कहां पर बन रही है। तो देखो, तो मैंने मिरर इक्वेशन लिखी, मैंने बोला कि इक्वेशन इक्वेशन वी बता दो कहां पर वी की वैल्यू कितनी है। तो इसने बोला वी को बिल्कुल मत छेड़ो, प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में और सारी चीजें पुट कर दो। आर्ग्यूमेंट नहीं की, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन से सीख चुके हैं कि हमें कभी नहीं करना है वो। तो मैंने वी को बिल्कुल नहीं छेड़ा और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में रख दिया, बस फिर फिजिक्स खत्म हो गई और मैथमेटिक्स आ गई। तो मेरे पास 1/v की वैल्यू कितनी बनी, 1/v की वैल्यू मेरे पास बन गई 1/40 माइनस 1/15। तो मेरे पास v की वैल्यू हो गई नेगेटिव ऑफ 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर्स। बोले तो दिस इज -120 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर्स। बोले तो दिस इज -40 सेंटीमीटर्स। आए हाय, कुछ भी बोलते हैं तमन्ना। 3 × 5 -24 सेंटीमीटर्स।
तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारी इनिशियली जो इमेज है ना, हमारी जो इनिशियल पोजीशन है इमेज की, वो हमारे मिरर से 24 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है, 24 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे, है ना। अब फिर बाद में आप फाइनल सिनारियो के ऊपर जाएंगे। देखो फिर अपन ने क्या किया, क्योंकि खुरापाती अपन ने करी है ना, फिर अपन ने क्या किया, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स द मिरर डिस्प्लेस कर दिया। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर था, अब वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस मिरर से 20 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। फोकल लेंथ बच्चों यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो अब फाइनल सिनेरियो को तुम लोग स्टडी करोगे और चीजें निकालोगे। अब हम लोग निकालेंगे फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। तो फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज को निकालने को चलूं तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर u की वैल्यू -20 है, f की वैल्यू -15 है, v निकालना है। तो दोबारा से मैं मिरर इक्वेशन के ऊपर गई, मैंने बोला इक्वेशन हमें दोबारा से मेरे पास अब की बार u की वैल्यू कुछ और है, v की वैल्यू जाननी है। तो इक्वेशन बोलेगी ठीक है बेटा, v को बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में डाल दो। मैंने बोला ओके मैडम, हमने v को बिल्कुल नहीं छेड़ा और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में डाल दिया। फिर हम लोग v जब निकालने लगे तो उसमें फिर बाद में हमारी कोई मैथमेटिक्स नहीं थी, उसमें अपनी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स थी। उसमें कोई फिजिक्स नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स थी, सॉरी। तो अब की बार v की वैल्यू तुम्हारे पास देखो कितनी आ रही है, इट इज -20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, बोले तो -60 सेंटीमीटर। तो तुम देखो ना, पहले जो, अब तुम समझो ये तुम्हारे पास मिरर है, ठीक है। पहले जो हमारा इनिशियली जो इमेज था वो यहाँ से 24 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर था। अब जो हमारा जो इमेज है यहाँ से 60 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इमेज की डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई है, इमेज की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है ना, 36 सेंटीमीटर से। So the displacement of the image is by 36 centimeters away from the mirror. Option number B. Easy question but lengthy. और ऑब्वियसली बात है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, लेंदी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल लेंदी नहीं है, बट अभी करेंगे इसको। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर मिरर इक्वेशन का बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट लगता है कि इन तीनों चीजों में से दो चीजें दे दी जाएंगी, एक चीज पूछी जाएगी, वैसे क्वेश्चंस अब अपन ने कर लिए। अब फिर थोड़ा सा लेवल अप करती हूँ, ठीक है। और वो लेवल अप करने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी से मुझे तुम लोगों को रूबरू करवाना पड़ेगा, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। और मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा, जिस तरीके से अभी हमारे क्लास में सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, बेहतर होगा इसको हम लोग कल शुरू करें। आज के लिए लेट इट बी दिस, कल बढ़िया से मैग्निफिकेशन शुरू करते हैं, आधा घंटा इसके ऊपर लगाते हैं और फिर अपन रिफ्रैक्शन के ऊपर चलेंगे। वी हैव टाइम, 8 घंटे हैं हमारे पास, 4 क्लासेस है रे ऑप्टिक्स की, 8 घंटे हैं हमारे पास जिसमें नोट मेकिंग नहीं है। तो नोट मेकिंग के साथ 16 घंटे, नोट मेकिंग के बिना 8 घंटे काफी है रे ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। ओके, दैट इज ऑल बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मजा आया? हाँ जी, मजा आया बिल्कुल, बारीकी से इस तरीके से इतने सारे डायग्राम्स के साथ रे ऑप्टिक्स पढ़ने में। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड नाइट।